उत्तराखंड में शुरू हुई अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस योजना से युवा होंगे अनुशासित। अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को फौज में मिलेगा मौका। देहरादून के पुलिस लाइन में आयोजित किया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह रहे मुख्य अतिथि। सीएम ने दी शुभकामनाएं। कहा, श्री कृष्ण का हर अवतार मनुष्य को जीवन जीने की देता है नई सीख। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए दिए निर्देश। ब्लॉक स्तर पर समाधान चौपाल के माध्यम से होगा निस्तारण। सीएम ने कहा, क्षेत्रीय स्तर की समस्या के लिए जिला स्तर पर परेशान नहीं किया जा सकता। देहरादून में सीएम धामी ने जौनसार बावर के प्रथम कवि शिवराम शर्मा के काव्य संग्रह का किया लोकार्पण। सीएम ने कहा, ऐसे आजादी के जन नायकों और विकास के लिए समर्पित महापुरुषों को नहीं भुलाया जा सकता। उधम सिंह नगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम की इच्छा में धूमधाम से मनाई जा रही जन्माष्टमी सनातन धर्म सभा ने आयोजित की विशाल शोभा यात्रा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आज से अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती पौड़ी जिले के कोटद्वार से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस योजना से युवा अनुशासित होंगे, साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को फौज में आगे जाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने भर्ती में जाने वाले युवाओं को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। अपने अपने स्थान पर आसन ग्रहण कर लेंगे। अग्निवीर योजना राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारंभ कर दिया है। अभी कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते थे, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल पेपर लीक मामला जो उत्तराखंड में सामने आया था, यूके एसएससी पेपर लीक मामले में अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी का कहना है कि पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और जब तक जांच अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती है, अंतिम व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाता है, तब तक ये जांच जारी रहेगी। साथ ही सीएम धामी ने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर किसी और दूसरी जांच की भी जरूरत मामले में पड़ती है तो सरकार उससे भी पीछे नहीं हटेगी, दूसरी जांच भी की जाएगी। वहीं हाकम सिंह की राजनीतिक संरक्षण को लेकर जब सवाल उठ रहे हैं तो उस पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर पेपर लीक मामले में हाकम सिंह के साथ कोई भी इन्वॉल्व रहा होगा तो वो भी जांच से नहीं बचेगा, उस पर भी कार्रवाई अवश्य होगी। इधर देहरादून में सीएम धामी ने जौनसार बावर के प्रथम कवि जननायक पंडित शिवराम शर्मा के रचित काव्य संग्रह का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आजादी के जननायकों और विकास के लिए समर्पित महापुरुषों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित शर्मा के रचित काव्य संग्रह आने वाली पीढ़ी के लिए उनके क्षेत्र की पहचान को याद दिलाने वाले होंगे, जिस पर वो गर्व महसूस कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार की आवश्यकता ऐसे महापुरुषों के योगदान को आगे बढ़ाने के लिए होती है तो सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। अपने अपने स्थान पर पंडित शिवराम शर्मा जी के काव्य संग्रह और जौनसार की रमणी पुस्तक का आज यहाँ पर विमोचन हुआ है। जो निश्चित रूप से जहाँ जौनसार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ
उस इतिहास को नई पीढ़ी को सौंपने का, नई पीढ़ी को उससे परिचय करवाने का इन संकलनों के माध्यम से, इस जौनसार की रमणी के माध्यम से नई पीढ़ी को उनकी स्मरण का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार का संकलन जो हमारे उत्तराखंड के जितने भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश के विकास में, इस क्षेत्र के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इधर देहरादून के परेड ग्राउंड में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कर दिया। परेड ग्राउंड में ये प्रतियोगिता 17 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी। वहीं इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 400 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही चैंपियनशिप के विजेता नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड की तरफ से प्रतिभाग करेंगे। चैंपियनशिप में 400 से भी अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और यहाँ जो भाग लेने के बाद अगली प्रतियोगिता उनकी राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। हमारी खेलों में और ज़्यादा पहले की अपेक्षा लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इधर देहरादून की पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित गीतों को प्रस्तुत किया। पूरे वातावरण को कृष्णमयी कर दिया गया। इस मौके पर छोटे बच्चों ने कृष्ण और राधा पर आधारित झांकी भी प्रस्तुत की। इस दौरान सीएम धामी ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक अवतार मनुष्य को जीवन जीने की नई सीख देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा मनुष्य को सफल और समृद्ध बनाती है। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि हुई है, भगवान श्री कृष्ण ने कई अवतारों में धर्म और संसार की रक्षा की। साथ ही राज्यपाल ने जन्माष्टमी पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव हमारे लिए एक उत्साह, आनंद, उमंग लेकर आता है। कार्यक्रम में कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इधर देश दुनिया की तर्ज पर लक्सर में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर सभी मंदिरों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। लक्सर के विख्यात हरे कृष्णा मंदिर में 108 कमल और गेंदे के फूल मालाओं से झूला बनाकर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाएगा। नगर से देहात तक मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही सुंदर झांकियों की तैयारी भी मंदिर में कर ली गई है। दरअसल 2 साल कोरोना काल के चलते मंदिरों में रौनक फीकी पड़ गई थी, लेकिन इस बार मंदिर समिति की ओर से सुंदर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज ठाकुर जी का जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के लक्सर में कृष्ण मंदिर में बहुत धूमधाम से तैयारी करा हो रहा है। यहाँ से सारे प्रबंधक महाराज बहुत मेहनत करके सारे देखभाल कर रहा है। और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा झांकी, हमारा श्रृंगार, गाना बजना है। ठाकुर जी का अभिषेक है, भोग है, आरती है। यहाँ से शाम को 5 बजे से प्रोग्राम शुरू है और रात 2 बजे तक प्रोग्राम चलते रहेंगे। आज मंदिर में बहुत बड़ा ही भव्य कार्यक्रम हुआ है। इसमें भगवान को काफ़ी अच्छी मालाओं से सजाया गया है। आप मंदिर में आएँ और शाम को आरती दर्शन करें। उसके बाद भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। आकर 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करें। और काफ़ी भव्य मंदिर सजाया गया है। भगवान के उत्सव भी किए जाएंगे, बड़ी बड़ी झांकियाँ की जाएंगी। तो कृपया आप आएँ और मंदिर दर्शन में अपना योगदान। इधर पौड़ी के कोटद्वार में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के तहत पहली भर्ती शुरू की जा चुकी है। वहीं परीक्षार्थियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला है। दरअसल भर्ती 19 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2022 तक गब्बर सिंह कैंप कोटद्वार में आयोजित की गई है। सेना की ओर से निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने वाले युवा शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए जाएंगे। सेना के विशेषज्ञ शारीरिक दक्षता और शिक्षा विभाग के कर्मचारी उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद युवकों का मेडिकल और लिखित परीक्षा होगी। अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड से लगभग 1,80,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया था।
इधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने उत्तरकाशी के अंकित रमोला को पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अंकित रमोला को पूछताछ के लिए देहरादून एसटीएफ कार्यालय बुलाया गया था और पूछताछ के बाद एसटीएफ ने आरोपी अंकित रमोला को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक एसटीएफ पेपर लीक के मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और एसटीएफ अब ईडी की भी मदद लेने जा रही है। अवैध तरीके से जिन आरोपियों ने अकूत संपत्ति बनाई है, अब उनकी ईडी जांच कर सकती है, क्योंकि एसटीएफ ने ईडी को भी जानकारियों में शामिल कर लिया है। उधम सिंह नगर की अब बात कर लेते हैं, जहां किच्छा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नगर के सभी मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया गया है। किच्छा में सनातन धर्म सभा के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चों ने सुंदर झांकियों से भी सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बाहर से आई नृत्य मंडली के कलाकारों ने भी राधा कृष्ण के भजनों पर सुंदर प्रस्तुति देकर शोभा यात्रा में चार चांद लगा दिए। किच्छा के पुरानी गल्ला मंडी से शुरू हुई विशाल शोभा यात्रा नगर के मुख्य बाजार, दीनदयाल चौक, आवास विकास, बरेली मार्ग से होती हुई सनातन मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। नगर के तमाम स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा में सबसे आगे मंदिर कमेटी के सदस्य भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। उनके पीछे बैंड बाजे की धुन पर राधा कृष्ण के सुंदर गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा को देखने के लिए सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तारीख की रात्रि में 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शंखनाद होगा, आरती होगी, प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पर्व से संबंधित सभी कार्यक्रमों में पहुंचें। 20 तारीख का भंडारा है, जो कि दिन में 12 बजे प्रारंभ होगा। सभी नगर निवासियों से, सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में जन्माष्टमी के पावन पर्व। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं को ब्लॉक स्तर पर ही ई समाधान चौपाल के माध्यम से निस्तारण के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि क्षेत्रीय स्तर की समस्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला स्तर पर परेशान नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर ग्राम बरुआ बाग में ई समाधान चौपाल आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम तुषार सैनी ने की। यहां विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने ई चौपाल में ग्राम स्तर की और क्षेत्रीय स्तर की कई समस्याएं रखी, जिसका एसडीएम ने मौके पर संबंधित अधिकारियों से निस्तारण करा दिया। तो वहीं पूर्व ग्राम प्रधान ने ई चौपाल के माध्यम से जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को जानकारी दी कि साल 2017 में पट्टे की भूमि को भूमिधारी करने का आदेश दिया गया है, जिसका लाभ किसान नहीं ले सके। इस पर जिलाधिकारी ने चौपाल के माध्यम से पूर्व प्रधान को बताया कि उनकी समस्या से शासन को अवगत करा दिया जाएगा। एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि ई समाधान चौपाल के माध्यम से मौके पर ग्रामीणों की 10 समस्याएं सामने आई है, जिनका त्वरित निस्तारण किया गया और बाकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। में आज हमने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उस पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ई चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अन्य सभी अधिकारी भी जुड़े और तहसील स्तर पर हमारे साथ जो सभी विभाग हैं उनके सभी जो परगना स्तर पर अध्यक्ष हैं वो लोग भी जुड़े। इसमें हमने बरुआ बाग ग्राम की जो है सभी समस्याओं को सुनाया। जब ऑनलाइन प्रोग्राम जो शिकायतें डीएम साहब ने सुनी थी अमृत महोत्सव के तहत, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, हर पंचायतों से जो समस्याएं हैं डायरेक्ट डीएम साहब बात कर रहे हैं, ये ऑनलाइन डीएम साहब बात कर रहे हैं। तो ये डीएम साहब का प्रोग्राम था जिसमें ऑनलाइन समस्याएं सुनी गई। तो ग्रामीणों की जो मेन समस्याएं हैं उन समस्याओं से डीएम साहब और शासन प्रशासन रूबरू हो रहा है। ये एक्चुअल जो ग्राउंड पे जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं को वो ऊपरी लेवल तक शासन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
इधर उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में बोधिसत्व विचार श्रृंखला का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का संचालन उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक श्री दुर्गेश पंत ने किया। संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से कई विशेषज्ञों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधिसत्व विचार श्रृंखला के अंतर्गत बिना पानी सब शून्य के रूप में विचार श्रृंखला की ये 8वीं संगोष्ठी है। उन्होंने कहा कि पानी जीवन का आधार है। जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में समेकित प्रयासों की जरूरत को बताते हुए मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र से जुड़े विषय विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों के विचारों और सुझावों को राज्य हित में उपयोगी और व्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा कि जल के महत्व, संवर्धन और संरक्षण से संबंधित संगोष्ठी के मंथन से निकलने वाला अमृत राज्य को फलीभूत करने वाला होगा। वहीं पानी राखो आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर सच्चिदानंद भारती ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल तलैया बनाने के लिए सरल और टिकाऊ तकनीकी पर ध्यान देना चाहिए, जो लोगों को सहजता से जोड़ने का भी कार्य करता है। इधर हरिद्वार के ज्वालापुर में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दबंग ने बीते दिनों अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक के घर पर हमला किया था, जिसमें पुलिस ने 16 लोगों को नामजद किया था। आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित करने के साथ ही NBW जारी कर दी गई थी। वहीं मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी विष्णु अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथियों की तलाश जारी है। फिलहाल आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमारा मुद्दा ये है मुखबिर की सूचना पे रात्रि 2 बजे के आसपास सेक्टर 2 से विष्णु अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया और वो 2 मामलों में वांछित चल रहा था। उसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, उसको खन्ना नगर भी लेके गए हैं और उसके दूसरे देखिए, जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण कराने के लिए लेके गए। इसके पूर्व में भी 6 तारीख की घटना के बाद लगातार ये लोग फरार चल रहे थे। हमारी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। इनके खिलाफ NBW भी जारी कराया गया था और इनाम भी घोषित किया गया था। इधर उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना पुलिस ने बदायूं के 2 खुंखार अपराधियों को 3 अवैध तमंचा, 8 जिंदा कारतूस और चोरी की 2 स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अपराधियों के खिलाफ यूपी के साथ उत्तराखंड में हत्या, अपहरण, नशा तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले को लेकर सीओ ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी उत्तराखंड में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। एसओ पुलभट्टा टीम द्वारा सिरौली में अभियान चलाया गया, जिसमें ये संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश के कुछ शातिर बदमाश यहाँ रह रहे हैं। इस पे मुखबिर तंत्र को तेज किया गया। एसओ पुलभट्टा की टीम द्वारा ये सतोइया तिराहे पे 2 लोगों को स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया, जो बरेली से स्कूटी चोरी गई है। उनसे 3 तमंचे बरामद हुए हैं और 7 कारतूस बरामद हुए। ये खूंखार अपराधी है। इसमें एक सतपाल है जो इनका गैंग लीडर है, वो बदायूं का रहने वाला है और वो आजीवन कारावास, बरेली से आजीवन कारावास हत्या में उसको हुई थी। वो पैरोल पे छूटा हुआ तो यहाँ छुप के रह रहा था। उत्तराखंड सरकार द्वारा बीच में अपराधियों के सत्यापन के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसमें हमारे DGP सर द्वारा प्रत्येक अलग अलग जिलों को अपराधियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए थे, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमारे जिले के सभी थानों को इस पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कहा था। हम लोगों द्वारा सिरौली कला क्षेत्र में सत्यापन किया गया तो वहाँ ज्ञात हुआ कि 2-3 परिवार ऐसे रह रहे हैं जो यूपी से आजीवन कारावास के 2 सिद्ध बंदी हैं और पुलिस से बचने के लिए यहाँ आकर उन्होंने वर्ग 4 की जमीन खरीदकर कच्चे घर बनाए। इधर लक्सर और कानपुर में पेयजल पाइपलाइन बिछाने के लिए क्षेत्र की सड़कों को गड्ढों में तब्दील किया जा चुका है, जिस कारण राहगीरों को आवाजाही में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसी तरह चुनाव से पहले प्रस्ताव पेश करते हुए कई ग्राम प्रधानों ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण कराया था, लेकिन लंबित पड़े त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ही नई नवेली सड़क को तोड़कर पेयजल के लिए चलाई जा रही स्वजल योजना की शुरुआत कर दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों को तोड़कर उन्हें गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। ऐसे में राहगीरों को आवाजाही करना दुश्वार हो चुका है। दूसरी ओर सड़कों के पुनर्निर्माण पर भी एक प्रकार से प्रतिबंध
इसलिए लगा हुआ है क्योंकि पंचायत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम प्रधानों का चुनाव लंबित चल रहा है। तो वहीं लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिडवाल के मुताबिक ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र इसके निस्तारण का निर्देश जारी कर दिया गया है। संस्थान के द्वारा कई क्षेत्रों में ओवर हेड टैंक बनाए जा रहे हैं, लेकिन भूमि की स्थिति क्लियर न होने के कारण पहले उनके द्वारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो पक्के सड़क बने हुए हैं उनको काटा जा रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी क्षेत्र में जनता के बीच में आक्रोश है। संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको दुरुस्त करें और जो जहाँ पर उनकी ओवर हेड टैंक बनना है उस स्थान को चिन्हित करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारंभ करें ताकि अधिक विलंब न हो। इधर उत्तराखंड के 4 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में नदियां, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जिसके लिए राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। वहीं बारिश के बाद मलबा आने से 102 मार्ग जगह जगह बाधित हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय राजमार्ग, 6 राजमार्ग, 2 मुख्य जिला मार्ग और 2 अन्य जिला मार्ग सहित 37 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। वहीं चमोली जिले में बारिश के बाद कई गांवों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसे सुचारू किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार युवाओं के हित के लिए काम कर रही है। प्रदेश के कम पढ़े लिखे युवाओं को छोटे रोजगार के लिए अब अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ऐसे युवाओं को नजदीकी ITI पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण देकर गांव में ही काम देगी। वो प्लम्बर, मिस्त्री बनकर पेयजल योजना के रखरखाव, नए कनेक्शन, पुराने कनेक्शन से जुड़े काम कर सकेंगे। प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत छोटी बड़ी मिलाकर 16,151 परियोजनाएं चल रही हैं। तमाम गांव ऐसे हैं जहां पहले से ही पेयजल योजनाएं चल रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत इन योजनाओं की जिम्मेदारी विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी को दी जा रही है। एक बार घर घर तक नल लगने के बाद इनके रखरखाव, नए कनेक्शन लगाने, पुरानी लाइन की मरम्मत करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की जरूरत है। पेयजल विभाग ने तय किया है कि इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग से सहयोग लिया जाएगा। गांव के निकटतम ITI पॉलिटेक्निक में इन युवाओं को प्लम्बर, मिस्त्री के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण सितंबर में शुरू होने जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक अंतिम साल के छात्रों को भी जल जीवन मिशन की योजनाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें अंतिम साल की 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद पेयजल विभाग की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। पेयजल योजना की रिपोर्ट बनाकर विभाग में जमा कराने पर भी प्रमाण पत्र मिलेगा। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते सलधार के पास चट्टान टूटने से जोशीमठ मलारी हाईवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब चट्टान टूटने से बंद जोशीमठ मलारी हाईवे को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। लेकिन हाईवे के हिल साइड पर अब भी बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं, जिससे यहां वाहनों की आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। वहीं सड़क पर बने वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जिससे सेना के वाहनों की आवाजाही अभी तक रुकी हुई है। दरअसल 2 दिन पहले ही जोशीमठ मलारी हाईवे चट्टान टूटने के कारण अवरुद्ध हो गया था। रविवार को दिन भर BRO के मजदूर बोल्डरों को हटाने में लगे हुए थे, लेकिन हाईवे पर वाहन की आवाजाही के लिए सुचारू स्थिति नहीं बन पाई। इससे नीति घाटी के ग्रामीणों के साथ साथ ही सीमा क्षेत्र में जा रहे सेना के वाहनों की आवाजाही भी ठप पड़ी हुई है। जोशीमठ मलारी हाईवे बेहद तंग स्थिति में पहुंच गया है। यहां कई जगहों पर भूस्खलन और भू धसाव हो रहा है। रैणी गांव के पास चट्टानी भाग से रह रहकर भूस्खलन हो रहा है। ग्रामीण बोल्डरों के ऊपर से ही जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। इधर BRO के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने कहा कि हाईवे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए भी जल्द ही खोल दिया जाएगा। और आइए बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने श्यामपुर थाना क्षेत्र में बीती 9 अगस्त को
लूट की तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीमें गठित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की तरफ से पुलिस को यह भी बताया गया कि लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 युवक थे। जंगल में कबाड़ बेचने के बहाने बुलाया गया था, जो बाइक और 12,000 नकद लेकर फरार हो गए। श्यामपुर थाना अध्यक्ष अनिल चौहान ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान के साथ साथ श्यामपुर क्षेत्र में संदिग्धों की गतिविधियों की जानकारियां जुटाई। इस प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की गई। वहीं इस मामले में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने खुलासा करते हुए जानकारी दी। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। के व्यक्ति जो लाल डांग में कबाड़ का काम करते हैं, वो बिजनौर के ही रहने वाले हैं। उनकी सूचना पे पुलिस जब गई तो पता चला कि उनको 4 व्यक्ति आए और कबाड़ लेने के बहाने उनको लेके गए साथ में, और जंगल के रास्ते में जहाँ पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं थी, वहाँ पे उनकी बाइक और उनसे पैसे लूट लिए। इस सूचना पे चूँकि वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं था, तो मैनुअली पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया। इसमें टीम बनाई गई और हमारी एसपी मैम भी हैं और एसओ, दोनों लोग इसमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कार्य भी किए। लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई जो कि उस रास्ते से उस समय गुजरे थे। इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल जो हमें लीड मिली थी, उसके आधार पे हम लोग संदिग्ध तक पहुँचे और संदिग्ध से पूछताछ में उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया। घटना में प्रयुक्त जो 2 बाइक्स थी उसको भी बरामद किया गया और जो लूटी गई बाइक थी उसको भी बरामद किया गया। इसके अलावा 6,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है और ये एक साथी टाइप के क्रिमिनल हैं जो इसके पूर्व में भी घटना को अंजाम दे चुके हैं। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।